22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंत्रोच्चार की गूंज के बीच श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तो बिल्कुल साफ था कि वे अपने हिंदू हृदय सम्राट की छवि पर पूरी तरह खरे उतरे हैं। भारत में बहुत से लोग मानते हैं कि ये छवि उन्होंने बहुत ही सोच समझ कर बनाई है। ये एक बड़े नैरेटिव का हिस्सा है। इसका मकसद आबादी के उस बड़े तबके से जुड़ाव बनाना है जो उनके हिंदू राष्ट्रवाद को बहुत ही पसंद करते हैं। टीवी पर लाइव दिखाया गया इस धार्मिक समारोह को उनके आलोचकों और विपक्षी दलों ने हिंदू मतदाताओं को रिझाने की कोशिश का। बहुत जल्दी ही भारत के 97 करोड़ मतदाता आम चुनाव में हिस्सा लेंगे, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आयोजन कहा जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी को पिछले 2 चुनावों में जीत दिलाई। उन्हें पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पेश किया जाता है। आखिर क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी जी इतने लोकप्रिय और कामयाब हैं, जबकि राजनीति को कई लोग धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन को बढ़ावा देने वाला मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थक ये मानते हैं कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गर्व भरा लम्हा वे था जब पिछले साल जून में उन्हें व्हाइट हाउस में सम्मानित किया गया। अमेरिकी संसद के संयुक्त सदन में उनके भाषण के दौरान बार बार तालियां बजती रहीं। ये सम्मान निश्चित रूप से उनके लिए निजी जीत जैसा था, क्योंकि गुजरात के दंगों के बाद मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप में इसी अमेरिका ने उन पर रोक लगा दी थी। मोदी के समर्थकों ने देखा कि अमेरिका में मोदी की शान में कसीदे पड़े गए। उनके जोरदार स्वागत ने दुनिया को दिखा दिया कि कभी बहिष्कृत रहे मोदी को पश्चिमी देश सलाम कर रहे हैं। मोदी जी पर चर्चित किताब मोदीज इंडिया लिख चुके फ्रांस के प्रोफेसर क्रिस्टोफ जेफरलो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पश्चिमी देशों में मिली जुली राय है। जब पिछले साल जुलाई में वे फ्रांस के दौरे पर आए थे तो उनको लेकर मिली जुली राय ही थी। उसी दौरान यूरोपीय संसद ने मणिपुर की हिंसा को लेकर प्रस्ताव पारित किया था, जिसकी भाषा काफी सख्त थी। दूसरी बात जो उन्हें पश्चिमी देशों में समर्थन मिलता रहा है वे उनकी निजी उपलब्धि नहीं है। पश्चिमी देश चीन के मुकाबले भारत को खड़ा देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं। कुछ लोगों के लिए वे भारत के सबसे ताकतवर पीएम हैं, वहीं कुछ लोगों की नज़र में एक निरंकुश नेता है। ऐसा मानने वाले लोगों की तादाद काफी बड़ी है कि उनके नेतृत्व में भारत की हैसियत बढ़ी है। लेकिन मोदी जी के आलोचक कहते हैं कि उनकी सरकार ने विरोध की आवाज दबाकर और मीडिया की स्वतंत्रता पर लगाम लगाकर भारत में लोकतंत्र को बहुत कमजोर कर दिया है। मोदी जी के आलोचक कहते हैं कि हिंदुत्व और उग्र राष्ट्रवाद पर उनका जोर देना भारत की विविधता बाहरी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि मोदी जी खुद को एक ऐसे टेक्नोक्रेट की तरह पेश करते हैं जिनके कामकाज का तरीका कारोबार, पूंजी निवेश और विकास को बढ़ावा देने वाला है। वैसे वेस्टर्न कंट्रीज में भारत के बढ़ते दबदबे की वजह भारत का विशाल बाजार होना भी है। विरोधी हो या समर्थन, मोदी जी दोनों के बीच उग्र भावनाएं जगाते हैं। उनका संयंत्र और संतुलित विश्लेषण शायद ही कभी देखने को मिलता है। नरेंद्र मोदी जी करीब 10 सालों से सत्ता में हैं। कहा जाता है कि उन्होंने दूसरे नेताओं के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। वे सब जगह नजर आ जाते हैं। वे सोशल मीडिया के हर प्रमुख प्लेटफॉर्म पर हैं। वे सरकार के हर मंत्रालय की वेबसाइट के पहले पेज पर हैं। वे रेडियो पर सुनाई देते हैं और टीवी पर भी छाए रहते हैं। हर जगह होर्डिंग और कटआउट पर वही दिखते हैं। अगर आप उनके साथ अपनी तस्वीर चाहते हैं तो बहुत से रेलवे स्टेशन पर सेल्फी पॉइंट मौजूद हैं। साइट और ऐप भी हैं। शहरों के चौराहों, पेट्रोल पंप, हवाई अड्डे, सरकारी संस्थानों और रेलवे के प्लेटफॉर्म तक हर जगह उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर नजर आती है। दिसंबर महीने में उन्होंने अपनी पार्टी को 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीत दिलाई।
और अब वे अगले कुछ महीनों में होने वाले आम चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। उनके विरोधी मोटे तौर पर बिखरे हुए हैं और कई बार आपस में ही भिड़ते नजर आते हैं। पिछले साल जुलाई में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और कई क्षेत्रीय दलों ने आपस में मिलकर लगभग विपक्ष की 2 दर्जन पार्टियों का एक गठबंधन बनाया ताकि सब मिलकर उन्हें चुनौती दे सकें। बीजेपी के लिए पीएम मोदी स्टार प्रचार है और उन्हें अकेले ही काफी माना जाता है। 73 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोशल मीडिया पर ऐसा दबदबा है कि उनका कोई विरोधी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। इस समय कोई भी नेता इतना मजबूर नहीं दिखता जो उनकी लोकप्रियता के लिए खतरा बन सके। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहते हैं कि उनकी एजलेस इमेज की वजह विपक्ष का कमजोर होना है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और वे शायद पीएम मोदी को चुनौती देने वाले ऑपोजिशन के सबसे बड़े चेहरे हैं। लेकिन राहुल गांधी 2 आम चुनावों और कई विधानसभा चुनावों में पहले ही उनके हाथों पराजित हो चुके हैं, मगर वे अब तक सियासी तौर पर उन्हें नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। हालांकि हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे कुछ स्टेट्स में उन्हें चुनावी जीत मिली है। भारत जैसे देश में जहां सियासत में कामयाबी अक्सर पारिवारिक रिश्तों की वजह से मिलती है, वहां उनके सेल्फ मेड होने की छवि मतदाताओं को खूब लुभाती है। वे उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं क्योंकि वे एक गरीब परिवार से आते हैं। उनकी शुरुआती जिंदगी ऐसी नहीं थी जो भविष्य में उनकी राजनीतिक सफलता के संकेत देती। युवा अवस्था में अपने गुजरात में पार्टी के एक मामूली से कार्यकर्ता थे। उनके समर्थक मानते हैं कि वे एक जबरदस्त वक्ता हैं, लेकिन उनके विरोधी कहते हैं कि वे बड़े आयोजनों को अपनी निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दोनों पक्ष ये मानते हैं कि वे एक शोमैन हैं, जबकि उनके विरोधी ये दावा करते हैं कि उन्होंने असरदार सियासी अभियान चलाने के कई नए नुस्खे इजाद किए हैं, जैसे चाय पर चर्चा और परीक्षा पर चर्चा। यहाँ तक कि उनके राजनीतिक विरोधी भी उनकी भाषण कला का लोहा मानते हैं। कांग्रेस नेता जब शशि थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की थी तो उन्हें अपनी पार्टी की नाराजगी झेलनी पड़ी थी। थरूर ने कहा था, प्रधानमंत्री बहुत असरदार भाषण देते हैं, वे नए नए नारे काटते हैं, जुमले इजाद करने और तस्वीरों से समा बांधने में उनको कोई सानी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम मोदी के रूप में एक जबरदस्त वक्ता को अपनी हुनर की नुमाइश करते देख रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि वे एक साधारण कार्यक्रम को भी भव्य आयोजन में तब्दील कर देते हैं। मिसाल के तौर पर पिछले साल अक्टूबर में जब प्रधानमंत्री ने दिल्ली में नमो ट्रेन सेवा की शुरुआत की थी तो वे ट्रेन में सफर कर रहे लोगों से बात करते हुए दिखाई दिए। इनमें स्कूली छात्र भी शामिल थे। एक बार फिर उन्होंने ये संदेश दिया कि वे आम लोगों में कितनी आसानी से घुल मिल जाते हैं और उनकी परेशानियां समझ लेते हैं। दर्शन देसाई गुजरात के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। वे पीएम मोदी को उन दिनों से जानते हैं जब वे बीजेपी के एक साधारण नेता थे। दर्शन देसाई कहते हैं कि वे ही एक अपने राजनीतिक करियर के इकलौते निर्माता हैं। दर्शन देसाई कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत दूर की सोचते हैं। मुझे पता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की इस सफर की योजना बहुत पहले ही तैयार कर ली होगी। वे सन 2001 से सन 2014 के बीच गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उनके सीएम पद संभालने के 1 साल भीतर ही सन 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने इन हत्याओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। आगे चलकर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उनको तमाम आरोपों से बरी कर दिया। उनके आलोचक कहते हैं कि उनके राज्य में मीडिया की आज़ादी पर भयंकर खतरा मंडरा रहा है। पत्रकारों को ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। पिछले 10 सालों के दौरान वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। भारत की मीडिया तो गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी
उत्पीड़ना का शिकार होती है। उसी प्रकार से इसने उन यूट्यूबर्स को भी जेल में पहुंचाने की कोशिश करी जिन्होंने इसका कोई ना कोई खुलासा किया, उन पत्रकारों को पकड़ने की कोशिश करी जिन्होंने इसके भ्रष्टाचार का खुलासा किया। उन्हीं में से एक ताजा एग्जाम्पल है, काफी चर्चा में है, कि एक यूट्यूबर है, उनका नाम है निखिल सिंह। इनका चैनल है देसी डूड विद साइन करके। पहले के जमाने में भी मीडिया को मुश्किल हालत से गुजरना पड़ा था, खास तौर पर इंदिरा गांधी के शासनकाल में।